और हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। हाथरस केस की जांच के लिए बने विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी को 10 दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। एसआईटी को इस मामले में आज अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सुबह सुबह एक्सटेंशन की खबर आ गई। 30 सितंबर को यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। विशेष जांच दल को अपनी जांच के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम 1 अक्टूबर से हाथरस के बुलगड़ी गांव में डटी हुई है। पीड़िता के परिवार के अलावा तमाम पक्षों से लगातार पूछताछ चल रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि एसआईटी टीम को 7 दिन का वक्त दिया गया, अब 10 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है। कौन सी वो बातें हैं, कौन से वे पहलू हैं जिन पर अभी भी जांच बाकी है, जिसकी वजह से एक्सटेंशन लिया गया है? क्यों वक्त पर जांच पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, इसमें इस बात को इस तरीके से भी समझना होगा क्योंकि एसआईटी जो एसीएस होम है, यहाँ पर गृह सचिव हैं अवनीश अवस्थी, उनकी अगुवाई में बनाई गई थी और उसमें 3 लोग थे। वो लोग जांच कर रहे थे। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, लेकिन इस दौरान कई बातें ऐसी सामने आई जिनकी जांच भी बहुत जरूरी है। ऐसा एसआईटी ने अपनी जो रिक्वेस्ट है उसमें कहा है, उसके आधार पर ही 10 दिन का ये एक्सटेंशन माना गया है। शुरुआत में फोकस इस बात के लिए था कि जो पूरी घटना हुई है उसमें अधिकारियों की तरफ से किस तरह की लापरवाही हुई है, क्या उनका रोल था, किस तरह से पीड़ित पक्ष ने जो बात कही और जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सच्चाई क्या है, इन सब चीजों की जांच की जानी थी क्योंकि शुरुआत में यही सब बातें सामने आई थी जिनके आधार पर एसआईटी का गठन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, इसमें कई चीजें नई सामने आना शुरू हो गई, चाहे वो क्रिमेशन के टाइमिंग को लेकर के हो, चाहे वो एसडीएम और डीएम के रोल को लेकर के हो। हालांकि 5 लोग शुरुआती जांच के दौरान इसमें निलंबित किए गए, लेकिन सीडीआर रिपोर्ट को लेकर भी हो, तमाम चीजें ऐसी आरती गई जिससे कि उसकी गहनता और गहराई से जांच होनी जरूरी है। इसीलिए एसआईटी ने 10 दिन का और वक्त मांगा है और 7 दिन में जो अभी तक की फोकस रिपोर्ट जांच थी, वो पुलिस अधिकारियों के रोल, उस रात की घटना और किस तरह की लापरवाही है उस पर केंद्रित थी। लेकिन अब इस जांच का दायरा भी बढ़ेगा और इस जांच के दायरे में तमाम पीड़ित पक्ष के लोग और जो आरोपी लोग हैं वो भी आएंगे और फिर से एसआईटी की टीम इन लोगों से पूछताछ कर सकती है, उन सभी निलंबित अधिकारियों से पूछताछ कर मैं सकती आपके है। पास तमाम डिटेल्स आपसे जानेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 3 और संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार कुणाल पीड़िता के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार आप इस मामले को कवर कर रहे हैं, किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है? क्योंकि जो पीड़िता का भाई है और साथ ही जो आरोपी है उसके कॉल डिटेल्स अब सामने आए हैं, इसको लेकर अब किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? ये कैसे अब जांच को प्रभावित कर सकती है? देखिए नेहा, एक ये बड़ी चौंकाने वाली बात आई है जिसमें सीडीआर में ये पता चला है कि जो पीड़िता का भाई है और जो आरोपी परिवार है उनके बीच में 104 बार जो है फोन कॉल्स हुई हैं, यानी कि बातचीत हुई है। अब इसके बाद जो एसआईटी टीम इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही थी उसका भी टाइम एक्सटेंड उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया है, 10 दिनों का टाइम बढ़ा दिया गया है। नेहा, आपको बता दें कि कल 5वीं बार एसआईटी की टीम हाथरस के इस गांव में पहुंची थी और यहां पर आकर के उसने 3-4 जगहों का विशेष तौर पर दौरा किया था। उस जगह पर गई थी जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था, वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची थी। साथ ही सीन ऑफ क्राइम जहां पूरी घटना को अंजाम आरोपियों ने दिया था, वहां पर भी एसआईटी की टीम पहुंची थी। इसके अलावा गांव के बहुत सारे लोगों से एसआईटी की टीम ने बातचीत की थी, उनके बयान दर्ज किए थे। लेकिन उनको ये लगता है कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके से ट्विस्ट आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर के, वैसे में अब इसमें और ज्यादा समय चाहिए और इसके लिए लगातार यहां पर अब वो लोग आने की कोशिश करेंगे और जो दूसरे लोग हैं उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं हाथरस गांव की यहां की बात करें, बुलगड़ी गांव में, तो 2-3 परिवर्तन बहुत बड़े हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था कि यहां पर सुरक्षा ज्यादा चाक चौबंद की जानी चाहिए, उसके लिए आप देख रहे हैं कि जो पीड़ित का परिवार है यहां पर पूरा ये मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, यानी कि मेटल डिटेक्टर के जरिए ही जब कोई भी व्यक्ति यहां से जाएगा, चाहे कोई राजनेता हो या भी किसी भी व्यक्ति को अगर अंदर जाना है, तो उसको इस मेटल डिटेक्टर के जरिए ही उसकी पूरी छानबीन की जाएगी और उसके बाद यहां से जाने दिया जाएगा। दूसरा, आप पूरा ये रास्ता देख रहे हैं जो घर की तरफ रास्ता जाता है, इस रास्ते में पूरी सिक्योरिटी यहां पर लगा दी गई है। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 गारद जो है
की गई है, जिसमें महिला और पुरुष जो हैं वो पुलिस व्यवस्था में पूरे शामिल होंगे और घर तक पूरी सुरक्षा यहां पर दी गई है। तो ये इस तरीके के परिवर्तन इस वक्त यहां पर देखे जा रहे हैं नेहा, और इसका सीधा और साफ मकसद है कि परिवार वाले जो आवाज उठा रहे थे कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर पूरी व्यवस्था की है। घर के अंदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही जो बाहर गांव का एरिया है वहां पर पीएसी भी लगा दी गई है। जितेंद्र, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अब परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसे लेकर परिवार ने पहले आशंका जताई थी कि वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हाथरस केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर रोज इस केस को लेकर नई बातें सामने आ रही हैं। ताजा खुलासा यह हुआ है कि पीड़िता की भाभी और मुख्य आरोपी के बीच 104 फोन कॉल्स किए गए। आखिर दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी? हाथरस में गैंगरेप और हत्या से जुड़ी जानकारियां हर रोज बदल रही हैं और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी ने जांच के दौरान कुछ नए तथ्य ढूंढे। केस के लिहाज से बेहद अहम ये जानकारियां मोबाइल फोन रिकॉर्ड से निकली हैं। पता चला है कि पीड़िता के भाई का मोबाइल फोन उसकी पत्नी यानी पीड़िता की भाभी इस्तेमाल करती थी। इस नंबर से आरोपी संदीप के नंबर पर लगातार बातें हुई। बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2019 से 20 मार्च 2020 तक चला। यूपी पुलिस के मुताबिक पीड़िता के भाई के मोबाइल से आरोपी संदीप के मोबाइल पर 62 बार कॉल गई और संदीप के मोबाइल से पीड़िता के भाई के नंबर पर 42 बार कॉल आई, यानी दोनों फोन के बीच कुल 104 बार बातचीत हुई। यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जांच अदालत अपने निर्देशन में कराए, लेकिन पीड़ित परिवार वाले बार बार कह रहे हैं कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा? और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप? अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ सही है, चाहते हैं हम लोग, तो ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो? नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। हाथरस की सच्चाई क्या है, ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। इस बीच दोनों पक्ष जोरदार तरीके से इंसाफ की मांग कर रहा है। उम्मीद यही है कि देखो, हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय की, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। मिट्टी को न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय का हम बड़ा सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, सीबीआई जांच भी होना चाहिए। हम एसआईटी की भी जांच का हम बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे लड़के देखना निर्दोष छूटेंगे। उन सब की बेटी हमारी बेटी हैं, लेकिन हम यही न्याय चाहते हैं कि हमारे जो निर्दोष बच्चे हैं उनको नहीं फंसाया जाए और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। सारे आरोप, दावे और थियरी अपनी जगह हैं। जांच के बाद कोर्ट में सबूतों की कसौटी पर कसे जाने के बाद ही इनकी सच्चाई तय हो पाएगी। जांच की प्रक्रिया क्या होगी, ये कोर्ट को तय करना है। हाथरस से श्वेता सिंह, मौसमी सिंह और दिल्ली से पूनम शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। शिवेंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, ये जो कॉल डिटेल सामने आई हैं, परिवार और आरोपी के बीच में ये कॉल्स हुई हैं, इससे ये तो कहीं नहीं प्रूव होता है कि अगर आप आरोपी को पहले से जानते हैं तो जो क्राइम किया गया है या उसको एस्टैब्लिश करने में किसी तरह की दिक्कत है। अगर आरोपी और भाई के बीच या फिर परिवार के किसी और सदस्य के बीच बातचीत हुई भी इतनी बार, तो भी कैसे ये साबित हो पाएगा कि जो घटित हुआ है पीड़िता के साथ वो किसी भी तरीके से कम है? देखिए, यही तो बात है। इसी बात की तस्दीक करने के लिए, इसी की जांच करने के लिए एसआईटी को वक्त चाहिए। इसी के लिए दूसरी जांच एजेंसी जांच कर रही है। ये जो एविडेंस है, ये जो चीज सामने आई है, जिसमें सीडीआर में दिख रहा है कि 104 बार बात हुई है, भाई के मोबाइल से बात हुई है, तो उसके पीछे का सच क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है? हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इन कॉल की वजह से तय हो जाए कि आरोपियों ने ही कोई कृत्य किया है या फिर इसका ये वही गुनहगार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब बातचीत एक नया पहलू है। इस नए पहलू की रोशनी में ये जांच करना जरूरी है कि आखिरकार क्या पहले से ये लोग परिचित थे या पहले से किस सिलसिले में बातचीत होती थी, क्योंकि दूसरा पक्ष भी है जिसको निष्पक्ष जांच की उम्मीद है, जैसे पहले पक्ष को है, और वो चाहते हैं कि फेयर जांच हो। और इसी को इंश्योर करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने नार्को टेस्ट की बात की, सीबीआई की बात की और उसके अलावा एसआईटी टीम की बात की। और ये तीनों चीजों से जब जांच शुरू होगी
एक एक पहलू की, तभी हकीकत निकल के आएगी कि आखिरकार सीडीआर की सच्चाई क्या है। लेकिन जांच के बीच में इस तरह से सीडीआर निकल के आना बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि शुरुआत से मामला दूसरी तरीके से दिख रहा था कि अनजान लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और इस कुकृत्य को अंजाम दिया। लेकिन सीडीआर से एक बात तो साफ होती है कि कम्युनिकेशन था कोई, और कम्युनिकेशन किस सिलसिले में था, उस वही दुश्मनी में बदल गया या फिर उसका कोई रोल है या नहीं, ये सब चीजें जांच का ही विषय है। और इसीलिए जो टीम है वो उसकी गहराई से जांच करना चाहती है, और 10 दिन का और वक्त लिया गया है, तो जाहिर सी बात है ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि हाथरस की निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ या नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने अपने आखिरी बयान यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन में रेप होने की बात कही थी, और इसके बावजूद यूपी पुलिस और सरकार रेप की घटना से साफ तौर पर इनकार कर रही। आखिर क्या है गैंगरेप का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप का सच क्या है? गैंगरेप पर मेडिकल रिपोर्ट में अलग अलग दावे। परिवार का आरोप, बिटिया के साथ हुआ था गैंगरेप। सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में सरकार का गैंगरेप से इनकार। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए हाथरस की निर्भया ने अपने आखिरी बयान में साफ साफ गैंगरेप होने की बात कही थी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपियों का नाम भी लिया था। साथ ही वारदात से पहले भी पीड़िता ने अपने साथ एक बार आरोपियों की तरफ से रेप की कोशिश का जिक्र भी किया था। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घाट से ले गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी रिश्ता जबरदस्ती करने की कोशिश, मैंने मना करी तो उसने गला दबा दिया। इसके बावजूद हाथरस पीड़िता के साथ गैंगरेप की गुत्थी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि परिवार शुरू से बिटिया के साथ गैंगरेप होने की बात कर रहा है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि यहाँ से जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। उधर हाथरस की पीड़िता के साथ गैंगरेप पर जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भी अलग अलग दावे किए गए हैं। गैंगरेप को लेकर मेडिकल रिपोर्ट के दावे अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट में कंप्लीट पेनिट्रेशन, गला दबाने और मुंह बांधने का जिक्र था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फॉरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया। 22 सितंबर की मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने यूपी पुलिस के उन दावों का खंडन किया कि फॉरेंसिक जांच में रेप के कोई सबूत नहीं मिले। सादाबाद पुलिस स्टेशन को दिए गए लेटर में जेएनएमसी ने सैंपल्स की पूरी फॉरेंसिक जांच का हवाला दिया और निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट्स के बीच यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा था कि पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। Now today the FSL report from Agra has come, which clearly says that there has been no sperm is found on the collected samples, hence rape was not committed. उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में शुरू से ही गैंगरेप की बात से इनकार कर रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी सरकार ने अदालत को बताया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि आखिर पीड़िता के साथ गैंगरेप का सच क्या है? गैंगरेप को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? उम्मीद है कि एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद गैंगरेप की हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दरअसल गैंगरेप का ये जो पूरा एंगल है, इसको लेकर तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि
जिस समय सीमा के अंदर मेडिकल किया जाना चाहिए था उस समय सीमा के अंदर मेडिकल नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि एफएसएल रिपोर्ट में, अलीगढ़ की एक अस्पताल की रिपोर्ट में और तमाम उन रिपोर्ट्स में जो है मतभेद दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ये उलझाता है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन तो है इस लड़की का। बिल्कुल, और वही सबसे बड़ी बात है और उसमें जो बातें निकल करके आ रही है उसको सबसे बड़ी तरीके से सामने रखा जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और तमाम सवाल जो हैं वो न सिर्फ एसआईटी उस पर जांच कर रही है बल्कि आगे भी जांच होगी, चाहे वो सीबीआई जांच होती है या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होती है। इस बीच में हमारे साथ जो पूरे पीड़ित का परिवार है वो है, उनसे पूछते हैं कि चूंकि एसआईटी की का जो दायरा है वो बढ़ाया गया, 10 दिन बढ़ा दिया गया है एसआईटी जांच का। आपको क्या लगता है कि जो काम 7 दिन में नहीं हुआ वो 10 दिन और बढ़ाने से होगा? और बहुत सारे सवाल जो आप पे भी उठ रहे हैं कॉल डिटेल को लेकर के, उस पर क्या कहना है? अब ये तो क्या कहते हम ना कह सकते। अब जी मान लो कि हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, ज़्यादा हमें जानकारी ना आती सब चीज़ें में, तो हमें तो यही है कि हुआ सरकार से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन लगता है कि जल्दी से अगर जांच होती, क्योंकि 7 दिन पहले तय किया गया था, अब 10 दिन और बढ़ाया गया है, तो आपके मन में कोई शंका है किसी चीज को लेकर के कि क्या न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, किस बात को लेकर? हाँ, कुछ कर सकते हैं, मतलब अब ये है कि फेर बदल कर सकते हैं। अब ज्यादा चीज़ में तो हम ना कर सकते, हमारे हाथ को काम तो ना आते। ये तो सरकार अपने तरफ से ये क्या करेगी न करेगी ये तो सरकार जाने। सत्येंद्र हैं, भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है जो कॉल डिटेल निकल के आई 104 कॉल, आपका फोन था? किसका फोन था? जी घर पे घर का फोन है, वो घर का फोन है, करीब 18-20 साल पुराना नंबर है वो हमारा। पर जो बात बता रहे हैं कि आपकी बात होती रहती है, ये भी गलत बात है बिल्कुल। जो नंबर है वो तो हमारा है, ये तो हम कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्रेम संघ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप। लेकिन जांच होगी तो तमाम चीजें हैं, जांच चल रही है, आप पर सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर के आपको भी जवाब देना पड़ेगा? हाँ, जवाब तैयार है, जवाब तो हम देंगे, जो भी हमें पता है, जितना हम सब कुछ बताएंगे आपको, बता ही रहे हैं हम लोग आपको सच, जो भी सच है। तो कुल मिलाकर के नेहा ये यहाँ पर निकल के आ रहा है कि परिवार का कहना है जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ये एक मुख्य मुद्दा है। और 10 दिन पर अगर बढ़ाया गया है, एसआईटी का समय सीमा बढ़ाई गई है, तो उससे क्या कुछ निकल कर आएगा उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस आधार पर बढ़ाया गया। लेकिन बेसिक उनका यही कहना है कि जांच को तैयार है, पूछताछ के लिए तैयार है। अगर आप पीड़िता के भाई से अभी बात कर रहे थे, उनसे ये पूछिए कि आखिरकार उन्होंने आरोपी संदीप से इतनी बार बात क्यों की? कॉल डिटेल्स पर उनसे जानकारी लीजिए। क्या जरूरत थी कि इतनी बार, 104 बार उन्होंने बात करी है? वही मैं उनसे पूछता हूं, सीधे सत्येंद्र से पूछता हूं कि जो कॉल डिटेल निकल के आ रही है, लंबी बातचीत हो रही है और कई बार बात हुई है, तो उस पर क्या बात हो रही होगी? क्या था, कौन कर रहा था, क्या था, आप कर रहे थे? इतने मैं तो क्यों करूंगा उससे, मैं क्यों करूंगा? वो कौन लगता है हमारा से करूंगा मैं उससे? ये हमारे को जात का नहीं, बात का नहीं, ये बता हम क्यों करेंगे उससे? हमारा कोई उससे कोई पहले से कोई वो है नहीं, रिलेटिव तो है नहीं हमारा जो उससे बात करेंगे। लेकिन ये तो कॉल डिटेल है ना, तो उसमें तो कहीं सच्चाई है, तभी तो वो आ रहा है सब कुछ निकल के। कॉल जो रिकॉर्डिंग हो, अगर रिकॉर्डिंग हो तो वो सुना भी सकते हैं, उससे हमें पता पड़ेगा हाँ की बात पर। हमारी जो बात है वो हमसे बात उसकी हुई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई उससे हमारी बात। तो कुमार, आपको लगता है कॉल डिटेल्स में तो सारा सच सामने है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक कई बार बात हुई है। आखिरकार क्यों लगातार भाई इस बात को डिनाई कर रहे हैं, क्यों इस बात से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि बात ही नहीं हुई है। यही बात हम पूछते हैं। अगर आप मान रहे हो कि परिवार का फोन है, तो क्या आपको लगता है क्या कि कोई भी फोन कर रहा हो या आपकी बेटी कर रही थी, कौन कर रहा था, कोई कर सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, या जो सरकार डाटा दे रही है उस पर आपको भरोसा नहीं है? क्या है, आपके यहाँ से कोई कर सकता है बात? ना, हम लोगों के यहाँ से तो कोई बात ना हो चुका, हमारा उनसे कोई लगाव ना होती। लेकिन वो तो रिकॉर्ड में है आपका, आप बता रहे हैं नंबर आपका है। हाँ, नंबर तो है हमारा, पर अब जे के क्या कहते कोई आरोप भी लगा सकते। अब जा चीजें तो हम ना कहते। आप छोटे भाई हो, ये पूरा परिवार का है, आप भी इस्तेमाल करते थे वो फोन? नहीं, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं, मैं तो नोएडा रहता हूँ।
तो कौन कौन इस्तेमाल करता है? फ़ोन तो घर पे पापा पे ही पास ही रहता है। एक ही फ़ोन है घर में, कीपैड फ़ोन एक ही है। ये 4 फ़ोन तो है नहीं कि जो कि अलग अलग यूज करते हैं सभी। परिवार में एक ही फ़ोन है और वो भी है कीपैड। तो एक फोन है तो लगातार उस नंबर परिवार पर इस बात जो से कि इनकार आरोपी कर का रहा है है, कि उस उनकी आरोपी से किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किस तरीके से हाथरस के गांव में पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही है। दोनों पक्षों की तरफ से एक ही सुर में इंसाफ की आवाज उठाई जा रही है। स्थानीय लोगों की यह मांग है कि निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं। हाथरस में हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है। वो आवाज है पीड़िता को इंसाफ की। हाथरस के इस गांव में हर कोई यही चाहता है कि हाथरस की निर्भया को न्याय मिले। उसके साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया, उसका सच सामने आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लड़की के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब दलित की हो या ठाकुरी हो, बेटी बेटी है, पूरे भारत की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, जिस तरह से लड़की को किसी ने मारा है, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए उस लड़की के लिए, क्योंकि इंसाफ खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ इंसाफ, हाँ जांच कराइए, जांच हो रही है। हम तो मुख्यमंत्री के आदेश का सम्मान करते हैं। वो जैसा कहें, जैसी जांच कराना चाहे वैसी जांच कराएं। हाथरस कांड पर शुरू से ही जमकर सियासत हो रही है। एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के नेता पीड़िता के घर का दौरा कर रहे हैं और इंसाफ दिलाने के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। इस बीच इंसाफ की इस लड़ाई को दलित बनाम सवर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे उलट हाथरस के इस गांव में कोई भी जातियों के टकराव को नहीं मानता, न ही इसे 14 तारीख की घटना की वजह मानता है, न ही कोई भेदभाव सीधे तौर पर दिखता है। हर बेटी हरे के लिए बेटी है। अपराधी तो अपराधी है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और जो अपराधी नहीं है, अगर वैसे ही लोग फंस रहे हैं तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। दोनों समुदायों के घर आसपास हैं। कई घरों की दीवारें जुड़ी हैं। मंदिरों में रोक टोक नहीं, जाति के नाम पर संघर्ष नहीं है। हाथरस केस पर जो माहौल बनाया गया, हाथरस के इस गांव की तस्वीर उससे जुदा है। काऊ से पूछ लो, कोई अगर ये कह दे कि हमारे साथ भेदभाव है, रत्ती भर कैसा भी, हमारा ये एक गांव छोड़ो, हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और इनकी बेटी हमारी बेटी, हम शादी विवाह का मिलके करते हैं सब। इनकी बेटियों की शादी पूरा गांव मिलके करता है। हाथरस के इस गांव को लेकर भले ही अलग अलग तस्वीर पेश की जा रही हो, लेकिन इस गांव के लोग एक सुर में यही मांग कर रहे हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। हाथरस की निर्भया को हर सूरत में इंसाफ मिले। हाथरस से मौसमी सिंह के साथ श्वेता सिंह, आज तक। आशुतोष मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जो लड़ाई पीड़िता को इंसाफ दिलाने की होनी चाहिए थी, वो इस वक्त दलित बनाम सवर्ण समाज की लड़ाई हो गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले ही लोग इस बात को डिनाई करते रहे, इससे इनकार करते रहे कि वो किसी तरह की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम बड़े चेहरों का वहां पर पहुंचना यही दर्शाता है। दो परिप्रेक्ष्य हैं इसके, नेहा। पहला कि जातिवाद किस तरह समाज में हावी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता और हाथरस की घटना अब उसका गवाह बन चुकी है। दूसरा परिप्रेक्ष्य राजनीति का। जिस भी राज्य में कोई भी घटना होती है जिसे मीडिया कवर करता है, उस राज्य का विपक्ष वहां रोटी चमकाने, राजनीति चमकाने पहुंच जाता है और ये हर पार्टी पर लागू होती है और ये हर राज्य में लागू होती है। यहां पर मामला दरअसल ये है जिसको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहते हैं कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता, किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस हर केस में लागू होता है। बहरहाल यहाँ ये भी हमने देखा कि एक तरफ 144 लगा हुआ था तो दूसरी तरफ एक जाति विशेष की महापंचायत को भी अनुमति दी जाती है। गांव के लोग जो है ये सही कह रहे हैं कि यहाँ कभी कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कहीं कोई विवाद कभी था ही नहीं। गांव जो है सवर्ण बहुल गांव है और 4 या 5 दलित परिवारों के घर हैं कुल मिलाकर के। कभी ऐसा कोई बवाल नहीं हुआ, सब मिलजुल कर के एक प्यार से रहते थे। लेकिन कई सारे बीच में तत्व आए, महासभाएं कराई गई, यहाँ तक कि सीधे सीधे स्टैंड लिया गया। कई लोगों ने कहा कि आरोपी जो जिन आरोपियों का नाम है
देखिए उनका तो कोई कसूर नहीं हो, तो बेगुनाह उनको तो फंसाया गया है। लेकिन डाइन डिक्लेरेशन में हमने देखा कि लड़की ने, जो पीड़िता है, उसने नाम तक लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के उस सियासत के इतर एक जो कहते हैं समाज में जो सियासी चेहरा होता है वो भी अपना रंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन के सामने यही चुनौती है कि इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए, और शायद इसीलिए योगी सरकार को भी मौका मिल गया ये कहने का कि देखिए जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसीलिए अब एक षड्यंत्र के तहत नई एफआईआर दाखिल करके उस मामले में भी जांच की जा रही है। लेकिन हाँ, गांव में हमेशा जो माहौल था वो सद्भाव का रहा है, लेकिन इस एक घटना के बाद कटुता की जो चिन्ह हैं, जो निशान हैं, वो दिखाई पड़ने लगे हैं, सुर उसके उठने लगे हैं। ठीक है, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मंगलवार को हुई सुनवाई में हाथरस के पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कोर्ट ने यूपी सरकार को ताकीद किया कि परिवार की सुरक्षा तय करें और इस बारे में एक हलफनामा सौंप दें। अफसरों की गाड़ियों के पीछे भागने वाला परिवार, पुलिस वालों से रहम की भीख मांगता परिवार, बेटी के अंतिम दर्शन के हक से भी मरहूम रहा परिवार। पुलिस और प्रशासन का लाव लश्कर उसी परिवार की दिन रात चौकसी में जुटा है। काफी पुलिस, आप देखिए ऊपर भी अगर आप नजर दौड़ा लीजिए, शकील आपको दिखाएंगे, छत पर भी पुलिस है, बाहर भी पुलिस है, उसके बाहर भी बैरिकेड लगे हुए हैं। हाथरस कांड में एसपी समेत 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। मामला बेहद संवेदनशील हो चुका है, लिहाजा पीड़ित परिवार की सुरक्षा बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई में भी यही मुद्दा उठा। हाथरस केस में याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अदालत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित परिवार सुरक्षित रहे। यूपी सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि शायद आपको जानकारी नहीं है, पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दी गई है। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा देकर पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की पूरी जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने यूपी सरकार से इस बात की भी जानकारी मांगी कि पीड़ित पक्ष के पास केस लड़ने के लिए वकील है या नहीं। कोर्ट ने ये पूछा है यूपी सरकार से कि क्या प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है लड़की को, और उस लड़की को नहीं, उसकी फैमिली को, और कोर्ट ने इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं हुई। हाथरस केस से जुड़े लोगों और सर्वोच्च अदालत की ये चिंता दरअसल पीड़ित परिवार की उस गुहार को लेकर है जो वो बार बार लगाते रहे हैं, जिसकी गूंज हर सियासी बयान में भी सुनाई दी। लेकिन उनको चिंता है कि आगे ना जाने क्या उनके साथ होगा, इस तरह का डर उनके मन में अभी भी मैंने महसूस किया। हमें या फिर कहीं से यहाँ से ले चले, हम तो बस ये चाहते हैं, हमने अपने जान बचानी हमें। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। अथॉरिटी है परिवार की, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो मेरे साथ जाना चाहते हैं। लेकिन बीते चंद रोज में हालात बदले हैं। आधी रात को जबरन लाश जलाने वाली पुलिस और प्रशासन भी अचानक से परिवार की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो गया है। घर के अंदर बाहर, आंगन और छत पर हर जगह पुलिस का पहरा है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के सभी जो है इंतजाम पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं, और उनके घर की सुरक्षार्थ 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंटली वहां पे कैंप कर रही है। इंसाफ की जंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई। कानूनी दांव-पेचों से लड़ी जाने वाली ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये तय है। हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना तो अभी आगे की बात है, मौजूदा जंग तो इस बात की है, इंसाफ की गुहार करने वाला परिवार ये लंबी लड़ाई लड़ने के लिए सही सलामत रहे। सवालों के नाग तो अभी भी फन ताने खड़े हैं जो अपना जवाब चाहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि 3 यक्ष प्रश्नों को कैसे समेटे और कैसे बताए। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।